नमस्ते सभी वैद्य और विद्यार्थी गणों का मैं स्वागत करता हूँ। हमारे सत्र की शुरुआत हम प्रार्थना से करेंगे। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दीर्घम आयुष स्वास्थ्यं त्रिवर्गं चापि पुष्कलं सिद्धिं चानुत्तमालोके प्राप्नोति विधिना पठन्। तो थोड़ा जो दिवाली में हमारा एक ब्रेक हुआ था उसके बाद पुनश्च एक बार चरक सूत्रस्थान पहले अध्याय का वाचन हम शुरू करेंगे। मैंने यहाँ पे जो सबसे पहला जो पेज है वहां पे एक बहुत ही शॉर्ट रिकैप आपके सामने रखा है सो दैट जो हमारा एक टेम्पो है वो फिर एक बार बन जाए। हमने क्या देखा था, तो ये जो पहला अध्याय है दीर्घ जीवित अध्याय, उसके बारे में हमने जब पढ़ना शुरू किया था, उसका वाचन शुरू किया था, तो शुरुआत में जो अध्याय का नाम होता है उसका सिग्निफिकेंस, उसमें फिर अथ अतः वगैरह पदों का महत्व वो देखा था, जो कि इसके आगे के सारे अध्यायों के नाम के लिए शुरुआत के लिए कॉमन है। इतिहास मह भगवान अत्रेय, इसके बारे में हमने देखा था। और उसके उससे शुरुआत करके सूत्र क्रमांक 40 तक जो पहले अध्याय में बात है, उस सारे सूत्रों के संच को हमने उपोद्घात इस प्रकार से संबोधित किया था। उपोद्घात यानी क्या? उपोद्घात यानी प्रीफेस। हम जब किसी भी ग्रंथ को या किसी पुस्तक को पढ़ने के लिए शुरुआत करते हैं, तो बहुत बार उसके पहले हम उसके प्रीफेस को पाते हैं। उसमें क्या होता है? तो उसमें उस ग्रंथ के रचना के पीछे का प्रयोजन, ग्रंथ की रचना करने का समय, वो किसके द्वारा की गई, ऐसी एक बेसिक इंट्रोडक्टरी इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है। वैसे ही चरक संहिता में, जिसको मूलतः अग्निवेश तंत्र कहा गया है, उसका जो प्रीफेस है वो हमें इस पहले अध्याय के सूत्र क्रमांक 3 से लेके 40 तक देखने के लिए मिलता है। उनमें कौन कौन से विषय हमने देखे? तो एक तो सबसे महत्वपूर्ण था तो आयुर्वेद अवतरण का प्रयोजन, कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलम उत्तमम रोगातस्य अपहंतारः श्रेयसो जीवितस्य च। ऐसा हमने देखा था कि रोग किस प्रकार आरोग्य के हनन करते हैं, जीवित का जो श्रेयस है उसका हनन करते हैं, और उसके वजह से जो भी लोग हैं वो चतुर्विध पुरुषार्थ की प्राप्ति करने से वंचित रह जाते हैं। और इसीलिए हमने देखा कि रोग के नाश का उपाय ढूंढने के लिए आयुर्वेद का अवतरण का पूरा जो क्रम है वो उसके बाद शुरू हुआ। और फिर वो क्रम हमने देखा कि ब्रह्मा से लेके कैसे आगे आगे दक्ष प्रजापति, अश्विनी कुमार, इस प्रकार से आगे 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 अंत में वो महर्षियों तक, मतलब पृथ्वी तल में और उसमें जो भी हर एक पायदान पे कैसे जो बड़े बड़े व्यक्तिमत्व थे वो कैसे एलिजिबल थे, उनके पास कौन से गुण थे, उनके पास कौन सी विशेषताएं थी, ये भी हमने देखा था। उसमें हमने दो चीजें देखी थी कि एक दो ये सारे ज्ञानवंत थे, बहुत ही इंटेलेक्चुअली एबल थे, लेकिन उसके साथ साथ वो इमोशनली भी बहुत कॉम्पिटेंट थे। यानी हमने ऐसी परिभाषा देखी थी कि भूतेषु अनुकंपा अनुक्रोशम, यानी फॉर द सेक ऑफ ओवरऑल लिविंग बींग्स और ओवरऑल नेचर, उन्होंने ये सब आयुर्वेद का प्रयोजन दिमाग में रख के उसका व्यवहार करना शुरू किया। तो ये जो दोनों है कि इंटेलिजेंस जो है उसके साथ साथ जो इमोशनल क्वोशंट है वो भी इन सारे महात्मों का बहुत ही स्ट्रांग था। ये बात हमने उसमें बहुत बार देखी थी। फिर उसके बाद हमने क्या देखा था कि जो भी आयुर्वेद शुरुआत में सीखा गया उसमें त्रिसूत्र, ये एक जो उसका जो पैटर्न है वो शुरू हुआ, यानी हेतु, लिंग और औषधि, इसके तीन स्तंभों पे पूरा आयुर्वेद ये बना है। ये बात उन्होंने शुरुआत में ही कही है। और उसके साथ साथ जो महर्षियों ने जाना कि जो सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म और समवाय, ये जो छह है जिसको आगे जाके कारण कहा गया है, ये आयुर्वेद के मूल है। आयुर्वेद जो हम आगे देखने वाले कि उसमें कैसा व्यवहार किया जाता है, उसके पीछे के जो कारण है वो ये छह है। और उसके बाद जो अंत में देखा था उपोद्घात में कि कैसे अग्निवेशादि के द्वारा तंत्र रचना की गई, उसके पीछे भी लोग किसके शिष्य थे, और उस सबसे पहले अग्निवेश ने रचना कैसे कर पाए, और ऐसी बहुत सारी जो उसकी जानकारी थी वो हमने देखी थी। उसके बाद जो 40 सूत्र के बाद जो उपोद्घात समाप्ति हो गई, उसके बाद फिर सूत्र क्रमांक
41 से लेकर 43 तक उन्होंने अभी जो मेन टॉपिक है हमारा आयुर्वेद, उसका जो अभिधेय है, यानी आयुर्वेद ये इस ग्रंथ का, इस तंत्र का अभिधेय है, इसके वहां पे उन्होंने उद्देश्य करके फिर आयु यानी क्या, आयुर्वेद यानी क्या, ये सारा इन संक्षेप उन्होंने सूत्र क्रमांक 41 से 43 इसमें वर्णित किया है। और फिर उसके आगे जाके सूत्र क्रमांक 44 से लेके 53 तक जो है वो हमने देखा था कि कारण प्रकरण है। प्रकरण यानी चैप्टर विद इन अध्याय। बहुत बार ऐसा होता है कि अध्याय के अंदर बहुत सारे प्रकरण हो सकते हैं। वैसे इस पहले अध्याय के जो अंदर समाविष्ट प्रकरण है, चैप्टर्स है, उसमें एक जो चैप्टर है वो है कारण प्रकरण, जो कि इन 10 सूत्रों में वर्णित किया है। कारण हमने सबने हमारे प्रथम वर्ष में ये बात बिल्कुल सुनी है कि कार्य कारण भाव होता है, यानी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कोई कॉज होता है, उसको कोई इफेक्ट होता है, इस तरीके से ही ये दुनिया चलती है। वही कॉन्टेक्स्ट आयुर्वेद में ही सत्य है। और इसीलिए हमें आयुर्वेद में भी क्या कारण है जिससे हमें कार्य करना पड़ता है, वो शुरुआत में ही देखना बहुत जरूरी होता है। वैसे आयुर्वेद में जिनको कारण कहा गया है वो 6 वस्तुएं, सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म और समवाय, इन सब का संक्षिप्ततः वर्णन इन 10 सूत्रों में आता है। और उसमें से भी हमने सामान्य, विशेष, उसके बाद ये शरीर का जो अधिकरण है इस आयुर्वेद का, वो शरीर संयोग पुरुष है, ना कि सिर्फ शरीर, लेकिन उसमें आश्रय लेने वाला मन, आत्मा, इन सबका त्रिदंडवत जो एक संयोग पुरुष है, वो इस आयुर्वेद का अधिकरण है। वो बात उन्होंने इस प्रकरण में ही वर्णित की है। और उसके बाद द्रव्य संग्रह, फिर गुणों का जो वर्णन है, जिसमें हमने देखा था कि 41 गुण है, जो परादि गुण, विंशति गुण, आत्म गुण और शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इन सबको मिला के जो 41 गुण है। और उसके बाद जो कर्म है, कर्म यानी प्रयत्नादि चेष्टितम कर्म, ये सारा वर्णन हमने आज तक देखा है। अभी इसमें से जो छूट गया है कारण प्रकरण का जो आखिरी हिस्सा, वो है समवाय। तो समवाय के बारे में आज देखना हम शुरू करेंगे। सूत्र क्रमांक 50। देखो, पहले मैं सूत्र कहता हूं और फिर उसके बाद उसके बारे में देखेंगे। समवायो पृथक भावो भूम्यादीनां गुणैः मतः स नित्यो यत्र हि द्रव्यम न तत्र अनियतो गुणः। समवाय संकल्पना वैसे देखने के लिए जाए तो दोनों टीकाकारों ने और मुख्यत्वे गंगाधर ने इसके बारे में बहुत ज्यादा विवरण दिया है। और अगर मूलतः आपको अगर याद होगा तो हमने जब हमें तर्क संग्रह पढ़ा था प्रथम वर्ष में, तब भी हमने देखा था कि वैशेषिक दर्शन में इसका उल्लेख मूलतः आता है। उसमें उन्होंने वहां पे अभाव इस नाम का भी पदार्थ माना है और कुल मिला के सप्त पदार्थ ऐसे वहां पे देखने के लिए मिलते हैं। द्रव्य, गुण, कर्म, समवाय, सामान्य, विशेष और अभाव, इस नाम से। तो वो संकल्पना बहुत व्यापक है और थोड़ी समझने में कठिन है बाकी पदार्थों से या बाकी कारणों से। इसलिए मुझे जितना इस संकल्पना के बारे में समझ में आया है और जो भी संकल्पना हमारे आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण है, वो मैं इस सूत्र के आधार पर आपके सामने रखूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका संधि विग्रह कैसा करना है। संधि विग्रह मैंने इस सूत्र के नीचे ही लिखा है। पहली पंक्ति देखिए, समवायः अपृथक भावः भूम्यादीनां गुणैः मतः। अभी समवायो पृथक भावो ऐसा मूल सूत्र में था और बीच में जो था, जो आप एस इस अक्षर के जैसे दिखता है, उसको अवग्रह कहते हैं। जब भी विसर्ग संधि होता है और विसर्ग संधि में जब भी उसका लोप होता है तो बहुत बार अवग्रह आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अवग्रह जब होता है तो हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि उसके पहले विसर्ग है, यानी समवायों का मूल शब्द है समवायः। समवायः, यह ये विसर्ग हो गया और इसलिए पृथक भावो, इसमें से जो अ होता है, जो स्वर है, वो उसका परवर्ण होता है, इसलिए वहां पे वो मूल शब्द ना कि पृथक भाव है, लेकिन वो अपृथक भाव है। ठीक है, तो बेसिकली जो सबसे पहला संधि विग्रह है वो कैसा हुआ, समवायः अपृथक भावः। तो समवाय यानी क्या, तो समवाय का अर्थ है अपृथक भावः। इसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण जो शब्द है वो है अपृथक। अभी देखो, पृथक इस शब्द का अर्थ तो हमें पता है, पृथक्करण करना, यानी टू सेपरेट, टू डिस्टिंग्विश, डिस्टिंक्ट, ऐसे जो अलग अलग इंग्लिश के अर्थ है वो पृथक शब्द के हैं। तो पृथक यानी अलग, ऐसा हम हिंदी में कह सकते हैं। तो अपृथक मतलब क्या हुआ, तो विच इज नॉट सेपरेट, जो अलग नहीं है।
इसके बारे में जो टीकाकार कहते हैं, चक्रपाणि और गंगाधर, वो कहते हैं कि अपृथक यानी अयुत सिद्धि, यानी सह एव अवस्थानम। इसका अर्थ क्या हुआ कि सह एव मतलब साथ में ही, अगर पृथक यानी अलग, तो अपृथक यानी एक साथ। इसका अर्थ है कि अपृथक यानी टुगेदरनेस, साथ में बने रहना। तो हम एक बात जान सकते हैं कि समवाय यानी अपृथक भावः यानी टू रिमेन टुगेदर, इसका अर्थ है कि इट इज अ काइंड ऑफ रिलेशन। समवाय ये एक प्रकार का संबंध है, इट्स अ काइंड ऑफ रिलेशन। लेकिन वो किस प्रकार का संबंध है, देखिए उन्होंने यहाँ पे कहा है कि एग्जाम्पल दिए, उसके लिए उदाहरण दिया है, भूम्यादीनाम गुण ही मतः। उसको आप भूमि और गुण, भूम्यादि और गुण, इनमें जो एक विशिष्ट संबंध है, कोरिलेशन है, उस प्रकार का आप समवाय को जानो। यानी क्या, देखिए हमें सबको पता है कि भूम्यादि जो द्रव्य है, भूमि, आप, तेज एक्सेट्रा, और जो गुण है, इन दोनों का संबंध कैसा है, हाउ दे आर कोरिलेटेड। तो बेसिकली भूम्यादि ये द्रव्य है, उनके आधार पर गुण ये रहता है। हमें ये बात सबको पता है, और हम आज आगे जाके वही बात देखने वाले हैं कि गुण ये द्रव्य के बिना नहीं रह सकते, उनको हमेशा द्रव्य का आश्रय मिलना बहुत ही आवश्यक है। तो द्रव्य ये आश्रय हो गए, आधारभूत हो गए, और गुण ये आधेय हुआ। तो फॉर एग्जाम्पल समझो एक टेबल है, और उस टेबल पे कुछ पुस्तक रखे हैं, तो टेबल ये आधार हुआ, और उसके ऊपर के पुस्तक ये आधेय हो गए। और टेबल के बिना पुस्तक ये या जो ये ग्रंथ है, वो कभी स्थिर नहीं रह सकते, एक जगह पे नहीं रह सकते, वो गिर जाएंगे। तो उनको रहने के लिए टेबल का आधार लगता है, और इन दोनों में जो आपस में जो संबंध है, उसको आधार आधेय भाव कहेंगे। They have a dependency, especially the ग्रंथ is dependent on the table. Similarly, गुण है वो हमेशा द्रव्य के आश्रय से ही रहेगा। इन दोनों का जो एक दूसरे का संबंध है, उसको हम कहते हैं आधार आधेय भाव, और वो हम अलग नहीं कर सकते। आधार आधेय को आधार लगता ही है, जिसको आधार की जरूरत है वो आधार के बिना नहीं रह सकता। वही बात गुण और द्रव्य में एक के उदाहरण से उन्होंने सामने रखी है। सो ये जो आधार आधेय भाव है, इस भाव को, यानी जो दिस काइंड ऑफ रिलेशन विच इज बिटवीन आधार एंड आधेय, उसको यहाँ पे उन्होंने समवाय कहा है। जो समवाय इज अ काइंड ऑफ रिलेशन वेयर आधार एंड आधेय दे आर टुगेदर, दे आर देयर एग्जिस्टेंस इज कोडिपेंडेंट। ठीक है, लेकिन इसमें एक और शेड जो आती है, जो उन्होंने आगे के पंक्ति में दी है, वो कुछ इस प्रकार है, सनित्यो यत्र ही द्रव्यम न तत्र अनियतो गुणः। तो पहले दूसरे पंक्ति का जो सबसे पहला वर्णन है वो क्या है, सनित्यः। सह यानी वो कौन, वो समवाय कैसा है, तो वो नित्य है। तो समवाय मतलब हमने क्या देखा था, इट्स अ काइंड ऑफ रिलेशन, वो संबंध है। किस प्रकार का संबंध है, आधार आधेय संबंध है, लेकिन वो टेम्पररी नहीं है, फॉर टाइम बिंग नहीं है, इट इज ए कांस्टेंट और परपेचुअल रिलेशन, यानी वो नित्य है, वो नष्ट नहीं होता। देखिए ना, अगर आप ये देखें, सिर्फ उसको आप संबंध के तौर पे देखें, तो अगर मैं ग्रंथ इस टेबल में से उठाऊं और मेरे बैग में रख दूं, मेरे सैक में रख दूं, तो उनका संबंध नष्ट हो जाएगा। इसका अर्थ वो समवाय नहीं था, वो सिर्फ संबंध था। तो समवाय कब कहेंगे, जब वो नित्य हो, जब उनको अलग करना असंभव हो, तो हम उसको नित्य कहेंगे। जैसे कि द्रव्य और गुण, इन दोनों के बीच का संबंध, आप कभी भी गुण को द्रव्य से अलग नहीं कर पाएंगे, आप कभी भी गुण को द्रव्य से पृथक नहीं कर पाएंगे, और इसलिए उनके में का जो संबंध है वो अपृथक हो गया। और वो कैसा है, वो हमेशा के लिए है, इट इज अ कांस्टेंट थिंग, इट इज अ परपेचुअल थिंग, इसलिए वो नित्य भी है। सो बेसिकली समवाय यानी क्या, समवाय यानी नित्य संबंध, इट इज ए परपेचुअल और कांस्टेंट रिलेशनशिप। और इसीलिए उन्होंने उसका और एक आगे अच्छा उदाहरण दिया है इसी लाइन पे, यत्र ही द्रव्यम न तत्र अन्यतः गुणः। देखो, यत्र और तत्र, ऐसा बहुत बार जो जोड़ी होती है, इसका अर्थ क्या होता है, यत्र यानी जहां, वेयर, और तत्र यानी वहां, देयर। हम बहुत बार कहते हैं ना कि जहां ऐसा होता है वहां ऐसा होगा ही होगा, उसी प्रकार की रचना इस वाक्य में है। तो यत्र ही द्रव्यम तत्र
न अनियतः गुणः, ऐसा यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है। इसका अर्थ क्या है? यत्र ही द्रव्यम, यानी जहां पे द्रव्य है, तत्र न अनियतः गुणः, वहां गुण अनियत नहीं होंगे। नियत मतलब क्या? निश्चित, फॉर श्योर। अनियत मतलब नॉट श्योर। और नहीं तो यहाँ पे दो नकार आए हैं, और जब भी दो नकार आते हैं तो दोनों नकार एक दूसरे को निगेट कर देते हैं, यानी वहां गुण अनियत नहीं होंगे। इसका अर्थ है कि वहां गुण नियत होंगे, यानी निश्चित रूप से होंगे। इन शॉर्ट क्या हुआ? तो जहां जहां द्रव्य है वहां वहां निश्चित ही गुण होंगे ही होंगे। दैट इज द कांस्टेंट परपेचुअल कोरिलेशन बिटवीन द्रव्य एंड गुण। तो बेसिकली द्रव्य और गुण में जो कि संबंध है वो नित्य है, और उस संबंध को हम समवाय कहते हैं। तो ये समवाय संबंध द्रव्य, गुण, कर्म, इनके एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ही आवश्यक है। गुण और कर्म द्रव्य के बिना नहीं रह पाएंगे, दे कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, और इसलिए हमें समवाय इस कारण के बारे में भी सोचना पड़ता है। सो आप अगर देखने के लिए जाए तो हम चिकित्सा व्यवहार में भी ज्यादातर किसके बारे में सोचते हैं? हमने देखा है कि हम सामान्य विशेष, लेकिन सामान्य विशेष ये भी अल्टीमेटली द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य, कर्म सामान्य, और द्रव्य विशेष, गुण विशेष और कर्म विशेष इस प्रकार के आधारभूत है। तो हमारा व्यवहार ये द्रव्य, गुण, कर्म और उनके जो व्यवहार में उपयोग है उसमें सामान्य, विशेष और समवाय, इन पे चलते हैं। समवाय भी अल्टीमेटली द्रव्य गुण, द्रव्य कर्म, इनका जो संबंध है उनको उद्धृत करने वाली संकल्पना है। तो इस प्रकार से ये 6 कारण आयुर्वेद में कहे गए हैं: सामान्य, विशेष, द्रव्य, गुण, कर्म और समवाय। और समवाय, इसका अगर हम सिंगल वर्ड मीनिंग देखें तो वो अपृथक भाव है। दैट इज द थिंग विच कैन नॉट बी सेपरेटेड एंड विच इज नित्य। तो दो शब्द है वो आपको हमेशा याद रखने समवाय के बारे में। एक तो अपृथक भाव और दूसरा नित्य। और उसका अभी हमने संक्षेप में वर्णन जो इस सूत्र में है उसके आधार पे हमने अभी देखा। तो यहाँ पे समवाय के बारे में वर्णन पूरा हुआ। अभी हमने अभी तक क्या देखा था कारण प्रकरण में? तो हमने देखा था कि सामान्य का वर्णन देखा, गुण का वर्णन, सॉरी विशेष का वर्णन देखा, और फिर उसके बाद द्रव्य कौन से हैं उसका वर्गीकरण देखा, चेतन अचेतन। फिर गुण कौन से है, कर्म कौन से हैं। तो द्रव्य, गुण, कर्म कौन कौन से हैं ये हमने देखा, लेकिन उनके लक्षण देखना बाकी था। यानी द्रव्य यानी क्या, गुण यानी क्या, कर्म यानी क्या, तो उसका वर्णन अभी इसके बाद उर्वरित जो कारण प्रकरण है उसमें आता है, जिसको टीकाकार द्रव्य लक्षण, गुण लक्षण और कर्म लक्षण कहते हैं। तो लक्षण, लक्षण यानी क्या? लक्षण यानी कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज। मतलब देखो ना कि अगर आप किसी भी आपको वस्तु को वर्णन करना है तो आप उसके कुछ मुद्दे लिखते हैं कि समझो हमारे सामने एक द्रव्य है गुड़ची नाम का, तो वो वल्ली है, उसके हरित वर्ण के पत्र है, उसके जो कांड है वो चक्रिकाकार देखने के लिए मिलता है जब उसका हम छेद करते हैं, एंड सो ऑन। ये सारे क्या हो गए? ये सारे उस वनस्पति के लक्षण हुए, कैरेक्टरिस्टिक्स हुए या प्रॉपर्टीज हुए। वो इस लक्षणों की आवश्यकता क्या होती है? क्योंकि ये लक्षण उस द्रव्य को बाकी द्रव्यों से डिफरेंशिएट करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं। सो हमें लक्षणों की आवश्यकता होती है क्योंकि हमें वो संकल्पना बाकी संकल्पनाओं से अलग कैसी है वो अगर जान ले तो उस संकल्पना के बारे में हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है वो दृढ़ होता है, कांस्टेंट हो जाता है। और इसलिए सूत्र क्रमांक 51 और 52 में द्रव्य लक्षण, गुण लक्षण और कर्म लक्षण यानी द प्रॉपर्टीज ऑफ अ द्रव्य, ऑफ अ गुण एंड ऑफ अ कर्म, दे आर डिस्क्राइब्ड। तो वो हम अभी इसके आगे देखने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे सूत्र क्रमांक 51। यत्राश्रिताः कर्म गुणाः कारणं समवायियत् तद्द्रव्यं समवायितु निष्ठेष्टः कारणं गुणः। इस सूत्र में द्रव्य लक्षण और गुण लक्षण दोनों का वर्णन है। अगर आप दूसरी पंक्ति देखो तो द्रव्यम, इसके बाद एक स्वल्प विराम है। तो स्वल्प विराम है यहाँ पे, इसका अर्थ है कि वहां पे आपको सूत्र का जो भी एक अंश है वो पूरा हुआ, और फिर उसके बाद जो है वो गुण लक्षण है। देखिए हम पहले द्रव्य लक्षण देखेंगे। जो भी मैंने सूत्र की पंक्ति जो नीले रंग से अंडरलाइन की है वो द्रव्य लक्षण है। क्या है? यत्राश्रिताः कर्मगुणाः कारणं समवायियत् तद्द्रव्यम्। यानी जो सबसे पहला उसका
लक्षण है, प्रॉपर्टी है, वो क्या है? यत्र कर्म गुणाः आश्रिताः, और दूसरी प्रॉपर्टी है यत समवायी कारणम। ये दोनों प्रॉपर्टीज जिसमें देखने के लिए मिलती है, तद द्रव्यम, आप उसको द्रव्य कहेंगे। यानी यत्र, जहां कर्म गुणाः, कर्म और गुण आश्रिताः, आश्रित रहते हैं, उसको द्रव्य कहना है। ये पहली प्रॉपर्टी हुई। जिसके आश्रय से कर्म और गुण रहते हैं, उसको द्रव्य कहना है। ये पहली प्रॉपर्टी हुई। और दूसरा, यत समवायी कारणम, जो समवायी कारण है। समवायी कारण मतलब क्या? तो समवायी कारण का एक बहुत ही अच्छा उन्होंने टीकाकार ने दिया है वर्णन। वो कहते हैं स्वसमवेतम कार्यम जनयति, जो स्वयं के साथ कार्य को उत्पन्न करता है, उसको समवायी कारण कहते हैं। यानी देखो, मैं एकदम सिंपल एग्जांपल भी देता हूं आपको, कि जैसे आप दही, दूध के बिना दही नहीं लगा पाएंगे, इजंट इट? आपको दही लगाने के लिए दूध की आवश्यकता होती है, और वो ही दूध ये उसमें परिणमन होने के बाद दही बन जाता है। तो दही बनने की प्रक्रिया में अगर दही ये कार्य है, तो उस बनने की प्रक्रिया में सबसे ज्यादा जो कारणीभूत था, जो आवश्यक घटक था, वो था दूध। और दूध वो खुद बदलाव लाकर उसने दही उत्पन्न किया। सो यहाँ पे दूध यह समवायी कारण हुआ। वैसे ही कोई भी कार्य करना है, तो जो उसमें खुद पूरा पार्टिसिपेट करता है, द वन हु इज इन्वॉल्व इन दैट कार्य कंप्लीटली, विल बी नोन एज समवायी कारण। और अगर हम आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो द्रव्य के बिना हम कोई भी कार्य कर नहीं पाएंगे, आगे कोई भी कार्य बन नहीं पाएगा। और इसीलिए द्रव्य ये सारे कार्यों के पीछे का समवायी कारण है, ऐसा उन्होंने यहाँ पे कहा है। तो कोई भी अगर आगे गुण हो, कर्म हो, हमने अभी अभी देखा कि गुण कर्म भी द्रव्य के आश्रय से ही रहते हैं। और इसलिए हमारा व्यवहार भी, हमने बलाक कहा कि मुझे इस रुग्ण को मधुर रस देना है, मुझे इस रुग्ण में रुक्ष गुण चाहिए, मुझे इस रुग्ण में व्यवहारी गुण का उपयोग करना है। लेकिन आप ये सारे उपयोग ये द्रव्य के साथ ही कर पाएंगे। आप सिर्फ गुणों के द्वारा सिर्फ कर्मों का उपयोग करना ये व्यवहार में संभव नहीं है। इसीलिए द्रव्य ये समवायी कारण कहलाता है। और इसीलिए इसके जो दो प्रॉपर्टीज है, यत्र कर्म गुण आश्रितः, और दूसरा यह समवायी कारणम, ये दोनों उसके प्रॉपर्टीज को अंडरलाइन करते हैं, जिससे द्रव्य का जो आइडेंटिफिकेशन है वो पक्का हो जाता है। ओके, सो ये हो गया द्रव्य लक्षण। अभी गुण लक्षण, जो सूत्र में मैंने लाल रंग से अंडरलाइन किया है, वो जो पंक्ति है वो है गुण का लक्षण। वो क्या है? देखो, समवायितु निश्चेष्ट कारणम गुण, यानी समवायी, निश्चेष्ट और कारण, ये तीन प्रॉपर्टीज या लक्षण गुण के बारे में वर्णन करते हैं। वो क्या क्या है? देखिए, समवायी, अभी फिर एक बार यहाँ पे समवायी ये शब्द आया, लेकिन समवायी कारण इस प्रकार से नहीं आया है। उन्होंने क्या कहा है? वो गुण खुद समवायी होता है, यानी वो समवाय के आधार से रहने वाला होता है। यानी गुण को एग्जिस्ट करने के लिए किसी के साथ समवाय संबंध रखने की आवश्यकता होती है। किसके साथ? ऑब्वियसली द्रव्य के साथ। हमने अभी अभी देखा कि द्रव्य और गुणों का समवाय संबंध होता है। और अगर द्रव्य ये आधार है, तो गुण ये आधेय है। तो इसका अर्थ है कि गुण को एग्जिस्ट करने के लिए किसी के साथ समवाय संबंध रखने की आवश्यकता होती है, उसके बिना वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। हेंस समवायी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ गुण। समवायी विद द द्रव्य स्पेसिफिकली इज अ प्रॉपर्टी ऑफ गुण। दूसरा क्या है? निश्चेष्ट। चेष्टा मतलब हमने पहले देखा था, चेष्टा मीन्स एनी काइंड ऑफ मूवमेंट, एक्टिविटी, एक्शन। हमने जो कर्म का देखा था वर्णन कि प्रयत्नादि चेष्टितम, हमें चेष्टा इस शब्द के बारे में देखा था। फिर वो कायिक होगा, वाचिक होगा, मानस होगा। तो निश्चेष्ट यानी जो खुद क्रियाहीन है, द वन विच इज नॉट एन एक्टिविटी, विच इज नॉट अ मूवमेंट। सो बेसिकली यहाँ पे वो ऐसा दर्शाते हैं कि नकारात्मक लक्षण दिया है, जिसको कहते हैं कि ये नहीं है। ऐसा बहुत बार कहते हैं कि हम जब समझो आप वनस्पति देखने के लिए कहीं बाहर गए, और आपको कोई वनस्पति अगर दिखी और उसको आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको पता होता है कि नहीं नहीं, ये वनस्पति सहचय पक्का नहीं है। सो दैट्स हाउ यू आर रूलिंग आउट द पॉसिबिलिटी। सिमिलरली दे आर रूलिंग आउट दैट व्हाट इज अ गुण नॉट, गुण क्या नहीं है। तो गुण ये चेष्टा नहीं है, इसका अर्थ कि गुण इज नॉट कर्म, यानी कर्म इज डिफरेंट एंड गुण,
So if there is any kind of activity, there is any kind of movement, it is definitely not a गुण. यानी समझो शोषण हो रहा है, कहीं आपको ब्रूहण हो रहा है, कहीं लंघन हो रहा है, तो ये सारे कर्म हो गए, इनको हम गुण नहीं कहेंगे. और उसके साथ साथ उन्हें क्या कहा है कि ऑल्सो निश्चेष्ट, ये द्रव्य द्रव्य से भी गुण का डिफरेंट करवाता है. मैंने अभी आपको कहा वैसे कि जब आपको किसी संकल्पना को एस्टेब्लिश करना हो, तो आप वो संकल्पना अन्य संकल्पनाओं से अलग कैसी है उसको दर्शाना है. तो जिस प्रकार गुण ये कर्म से अलग है, वैसे वो द्रव्य से भी अलग है. क्यों? क्योंकि द्रव्य खुद क्रियावान होता है. जब मैं अगर मेरा जो ग्रंथ है वो टेबल से उठा के मेरे बैग में रख दूं, तो वो ग्रंथ भी खुद कर्म में इन्वॉल्व था. जब मैं कोई बॉल अगर जोर से फेंकूं, तो वो कर्म भी है वहां पे, जो संयोग विभाग का जो कर्म होने वाला है, हम आगे जाके देखने वाले हैं, वो तो वहां पे उपस्थित है ही, लेकिन बॉल की भी उपस्थिति होना आवश्यक है. बॉल के बिना, द्रव्य के बिना कर्म कैसे होगा? तो बेसिकली अगर निश्चेष्ट यानी वहां पे कर्म गुण या कर्म नहीं है, तो इसका अर्थ वो द्रव्य भी नहीं है, क्योंकि द्रव्य ये खुद क्रियावान होता है. तो कर्म और द्रव्य, इनका जो इनसे डिस्टिंग्विश करने के लिए उन्होंने निश्चेष्ट इस पद का उपयोग किया है. सो विद द प्रॉपर्टी ऑफ निश्चेष्ट, दे आर अंडरलाइनिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द गुण, विच सिग्निफाइज द डिफरेंशिएटिंग प्रॉपर्टी ऑफ द गुण फ्रॉम द्रव्य एंड फ्रॉम कर्म. ओके. और आगे जाके कारण, मतलब गुण ये कारण होता है. हमने देखा कि ये सारे कारण प्रकरण है ना, गुण, द्रव्य, कर्म, ये सारे 6 ये हमारे परिप्रेक्ष्य में कारण ही है. लेकिन ये किसके कारण है? तो गुण हैज पोटेंशियल टू स्टार्ट अ कार्य विच इज नथिंग बट अनदर गुण. तो जैसे द्रव्य का कारण होता है, कार्य होता है, वैसे गुण ये दूसरे गुण का कार्य होता है. तो बेसिकली एक गुण दूसरे गुण को शुरू करने की क्षमता रखता है, और इसलिए उसमें कारणत्व है. ये एक बात फिर बार वो अंडरलाइन कर रहे हैं. सो बेसिकली जो द्रव्य के साथ समय संबंध से रहता है, जो कर्म नहीं है, क्योंकि ऐसा कहने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि द्रव्य के साथ समय संबंध में रहने वाला तो कर्म भी है. हमने अभी भी देखा, यत्राश्रितः कर्म गुणः. तो अगर मैं सिर्फ ऐसा कहता कि जो द्रव्य के साथ हमेशा रहता है उसको गुण कहो, तो फिर वहां पे कर्म से के साथ उसका डिफरेंशिएट क्या है वो हम समझ नहीं पाते. इसलिए सिर्फ समवायी ऐसा कह के नहीं चलेगा, और इसलिए उसको निश्चेष्ट ये भी प्रॉपर्टी को कहना आवश्यक हो गया कि जो द्रव्य के साथ रहता है हमेशा, लेकिन जो कर्म नहीं है, ऐसा गुण है, ऐसा उनको यहाँ पे कहने का उद्देश्य है. तो ये गुण के लक्षण हो गए, समवायी, निश्चेष्ट और कारण. अभी उसके आगे जाके जो तीसरा है कर्म लक्षण, उसको देखेंगे. गुण लक्षण, द्रव्य लक्षण हुआ, गुण लक्षण हुआ, अभी कर्म लक्षण. संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्यमाश्रितम कर्तव्यस्य क्रिया कर्म कर्म नान्यद अपेक्षते. देखिए, इस सूत्र के हम 4 डिवीजन करेंगे और इनको समझेंगे. बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सूत्र है ये. सबसे पहले क्या है देखो, संयोगे च विभागे च कारणम. अभी कर्म भी कारण है, हमने देखा है अभी तक, लेकिन किसका कारण है वो? संयोगे च विभागे च, यानी संयोग और विभाग, इनका जो कारण है उसको हम कर्म कहेंगे. संयोग विभाग यानी क्या? देखो, आप इस दुनिया में, इस विश्व में कोई भी मूवमेंट ले लो, कोई भी एक्शन, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी फंक्शन, या अल्टीमेटली आप इन 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. आइदर वो संयोग होगा और या विभाग होगा. संयोग मतलब किसी के साथ जाके जुड़ना, और विभाग मतलब किसी के साथ जो जुड़ा होगा वो दूर करना. सो आइदर टू कम टुगेदर और टू गेट सेपरेटेड. ये 2 ही चीजें होती है. आप कोई भी कर्म ले लो, आप कोई भी फंक्शन ले लो, एट एनी लेवल इन दिस वर्ल्ड यू कैन कैटेगराइज दैट इन आइदर संयोग और विभाग. और ये संयोग और विभाग के लिए जो जो भी कारणीभूत है उसको हम कर्म कहेंगे. So karma is a action, activity which is either responsible for संयोग और विभाग. कारण यानी cause, responsible. तो ये हो गया उसका पहला लक्षण. लेकिन उन्होंने क्या कहा है देखो, कि मैंने अभी अभी कहा वैसे कि अगर आप संयोग है, विभाग है, समझो हम 2 दोस्त खड़े हैं और मैं जो बॉल है वो मेरे हाथ से दोस्त की तरफ अगर फेंकूं, तो वहां पे वो जो फेंकने की क्रिया है उसके लिए वहां पे बॉल का होना भी आवश्यक है.
तो इसीलिए इसका अर्थ यहाँ पे है कि कर्म के लिए आपको द्रव्य और कर्म दोनों की आवश्यकता होती है। तो संयोग और विभाग, यानी मैं बॉल यहाँ से फेंकना, ये मेरे हाथ से बॉल का विभाग हुआ, और मेरे दोस्त ने बॉल को कैच करना, ये बॉल से संयोग हुआ। यहाँ पे बॉल की भी आवश्यकता होती है, और बॉल ये एक द्रव्य है, तो संयोग विभाग के लिए द्रव्य भी आवश्यक है। ऐसा अगर है तो फिर द्रव्य और कर्म, इसमें डिफरेंस क्या होगा? दे बोथ आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर संयोग विभाग। तो वो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट रखने के लिए चरकाचार्य कहते हैं कि दूसरा जो उसका प्रॉपर्टी है द्रव्यम आश्रितम, यानी वो द्रव्य के आश्रय से रहने वाला होता है। और ये ऐसा कहने के बाद द्रव्य और कर्म, इनका हमें डिफरेंशिएटिंग पॉइंट समझ में आता है, क्योंकि द्रव्य खुद द्रव्य के आश्रय से नहीं रहेगा। और इसीलिए इसका अर्थ है कि जो संयोग और विभाग के लिए कारणीभूत है और जो द्रव्य के आश्रय से रहता है, उसको आप कर्म कहते हैं। और इसका अर्थ हुआ कि द्रव्य से कर्म का जो डिफरेंस है वो उन्होंने इस दूसरे प्रॉपर्टी से हमारे सामने रखा। अभी उसकी दूसरी पंक्ति का जो पहला चरण है उसको देखेंगे। क्या है? कर्तव्य से क्रिया कर्म। कर्म के बहुत व्यापक अर्थ है, बहुत अलग अलग अर्थ है। हमारे यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में उसका अर्थ क्या है? तो कर्म इस कर्तव्य से क्रिया। थोड़ा सा टंग ट्विस्टर है ये, और ऐसा लगता है कि सारे शब्द ये एक जैसे ही है, लेकिन हम उसको आराम से समझने की कोशिश करेंगे। देखो, कर्म यानी कर्तव्य से क्रिया। कर्तव्य, कर्तव्य यानी क्या? द थिंग विच इज टू बी डन। जो हमें कोई चीज करनी है उसको कर्तव्य कहेंगे। और क्रिया मतलब वो करने के लिए जो करना पड़ता है, यानी कर्तव्य इट इज सम एंड पॉइंट। कर्तव्य इज अ थिंग विच इज टू बी अचीव्ड, टू बी एक्वायर्ड। और क्रिया मतलब वो जो भी वस्तु है उसको अचीव या एक्वायर करने के लिए जो करना पड़ता है उसको हम क्रिया, उसको हम यहाँ पे कर्म कहेंगे। यानी समझो एक बंदा कुछ वहां पे स्टेप्स चलकर एक पेड़ तक पहुंचना है उसको। सो पर्सन इज गोइंग टू वॉक एंड इज अल्टीमेटली गोइंग नीड टू रीच अ ट्री। सो टू रीच अ ट्री इज अ टास्क। वो कर्तव्य है कि किसी को एक पेड़ तक पहुंच रहे, लेकिन उस पेड़ तक पहुंचने के लिए उसको चलना पड़ेगा। ही विल नीड टू वॉक टिल द ट्री इज रीच। तो वो जो चलना है, टू वॉक इज एन एक्टिविटी, इज एन एक्शन विच इज टर्म्ड एज कर्म। और वहां पे पहुंचना ये कर्तव्य हुआ। सो उस कर्तव्य तक पहुंचने के लिए जो भी बीच में एक्टिविटी, एक्शन करनी पड़ती है उसको यहाँ पे कर्म कहा है। ठीक है? यहाँ पे ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि कर्म की जो अलग अलग अर्थ है, जैसे कि पूर्व जन्म के कर्म है या वमन विरेचन बस्तीय कर्म है, इन कर्मों का यहाँ पे हमें इंक्लूजन नहीं करना है। वो अर्थ यहाँ पे इस कर्म शब्द से हमें नहीं लेना है। यहाँ पे कर्म का अर्थ क्या है? एन एक्टिविटी और एक्शन विच इज नेसेसरी टू कंप्लीट द टास्क इज नोन एज कर्म। ठीक है? तो इसलिए यहाँ पे उन्होंने कर्तव्य से क्रिया, यानी टू अचीव, टू एक्वायर समथिंग, द थिंग विच इज नीडेड टू बी डन इज नोन एज कर्म। ये उन्होंने यहाँ पे डिफाइन किया है। और उसकी और एक जो प्रॉपर्टी है वो उन्होंने आगे जाके कही है, कर्म न अन्यद अपेक्षते, यानी न अन्यद कर्म अपेक्षते। ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। उन्होंने क्या कहा है कि फॉर संयोग और विभाग, संयोग या विभाग के लिए, देखो फॉर मैंने अभी आपको कहा, वैसे वही एग्जांपल थोड़ा और मैं सिंपल स्टिक फॉर्म में देता हूं कि एक फ्लैग है आपके सामने, है एक रेड फ्लैग है और एक ग्रीन फ्लैग है। समझो एक बॉल ये रेड फ्लैग से चलकर ग्रीन फ्लैग तक पहुंच रहा है। तो जो लाल झंडा है, जो रेड फ्लैग है, वहां से जब बॉल दूर जाता है तो वो विभाग हुआ। और जब वो ग्रीन फ्लैग वो हरे झंडे तक पहुंचेगा वो संयोग हुआ। यानी कि संयोग या विभाग के लिए हमें मिनिमम कम से कम दो द्रव्यों की जरूरत होती है। कभी भी एक द्रव्य से आप संयोग या विभाग एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। यानी फॉर संयोग या विभाग यू नीड एटलीस्ट टू द्रव्य, अ द्रव्य नीड्स अनदर द्रव्य। लेकिन कर्म को ऐसी कोई और आवश्यकता नहीं है। कर्म डजंट नीड अनदर कर्म फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ संयोग या विभाग। तो कर्म ये न अन्य कर्म अपेक्षते, वो किसी और कर्म की अपेक्षा नहीं करता। कर्म इन इटसेल्फ सिंगुलरली भी काम कर सकता है, लेकिन द्रव्य को कम से कम दो द्रव्य लगते हैं संयोग और विभाग के बीच। तो ये एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी हो गई कर्म की। तो कर्म के बारे में क्या क्या देखा हमने? वो किसी भी संयोग और विभाग के लिए कारणीभूत है,
वो द्रव्य के आश्रय से रहता है। वो जो कोई भी टास्क, कोई भी अचीव करना है चीज, तो उसके लिए जो भी हम बीच में एक्टिविटी करते हैं, एक्शन करते हैं, उसको कर्म कहा है यहाँ पे। और वो अकेला सिंगुलरली काम कर सकता है, उसको किसी और कर्म की अपेक्षित नहीं है। ये कर्म कौन कौन से हैं? फॉर एग्जाम्पल, ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? ब्रूहण हो गया, वहां पे लेपन हो गया, रूक्षण हो गया, शोषण हुआ। ये जो हम सारे विंशति गुणों के कर्म देखते हैं, वही कर्मों के बारे में हमें आयुर्वेद के बारे में यहाँ पे सोचना है। तो जैसे हमने देखा था कि स्निग्ध, रुक्ष, उष्ण, शीत, ये गुण है। वैसे ही ब्रूहण, रुक्षण, स्तंभन, लेपन, स्वेदन, ये सारे कर्म हुए। और ये सारे कर्म अल्टीमेटली आप अगर देखो ध्यान से, तो आइदर संयोग करते हैं या विभाग करते हैं। ये सारे द्रव्य के आश्रय से ही रहते हैं, और ये सारे किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, समझो किसी रुग्ण में मल शुद्धि करवानी है या कोष्ठ से मल को बाहर निकालना है, तो हमें उस रुग्ण में अनुलोमन या विरेचन, इस कर्म वाले द्रव्य का उपयोग करना पड़ेगा। और वो द्रव्य जब तक उस कोष्ठ में जो भी पुरुष है, वो मल है, उसको बाहर निकालता नहीं, तब तक जो क्रिया करेगा उसको कर्म करेंगे कहेंगे। यानी समझो हमने किसी रुग्ण को गंधर्व तकी दी, उसके बाद उस गंधर्व तकी ने अनुलोमन नाम का कर्म किया। वो कब तक कर्म चला? जब तक उसके कोष्ठ से, गुदा के मार्ग से मल बाहर निकालता नहीं, तब तक वो जो कार्य है, जो एक्टिविटी है, जो एक्शन है, वो कर्म हुआ। और वो कर्म जब पूरा हो जाएगा, तो कब पूरा हो जाएगा? जब उसका जो ऑब्जेक्टिव है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? उसका ऑब्जेक्टिव है कि उसको, मल को कोष्ठ से बाहर निकालना। वंस द टास्क इज कंप्लीटेड, द कर्म इज एग्जीक्यूटेड। सो ये हमारा आयुर्वेद का व्यवहार हुआ, जहां पे हम कर्म के बारे में ज्यादा सोचते हैं। तो ये कर्म, ये द्रव्य के आश्रय से ही रहता है। और देखो यहाँ पे क्या हुआ? कोष्ठ से पुरुष का विभाग हुआ, यानी जो कोष्ठ में मल संचित थी, पुरुष संचित थी, वो कोष्ठ से दूर चली गई। ये क्या हुआ? इट्स अ काइंड ऑफ विभाग ओनली। सो ऐसा करके आप हर एक कर्म जो आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में है, वो आप इस सूत्र में बैठा सकते हैं। ये इस सूत्र का अप्लाइड जो एस्पेक्ट है, वो यहाँ पे हम ध्यान में रखेंगे। ठीक है। सो यहाँ पे जो कर्म के लक्षण है, यहाँ पे इस नोट पे जो कारण प्रकरण है वो संपूर्ण हो जाता है। यानी आगे का जो सूत्र देखो आप, उसके शुरुआत में ही जो 3 पद है, इत्युक्तम कारणम, इत्युक्तम कारणम, यानी इति उक्तम कारणम, इस प्रकार से यहाँ पे कारण कहे गए या कहा गया। उक्त, यह भूतकालवाचक रूप है। सो अभी तक कारण के बारे में कहा गया है। दैट इज हियर द कारण प्रकरण गेट्स कंप्लीटेड। और इसको अगर आप हमारी पारिभाषिक शब्द देखें, जो हमारे वैदिक वाङ्मय में होता है, उसको कहते हैं उपसंहार करना। तो यहाँ पे कारण प्रकरण का उपसंहार हुआ। और फिर इसके बाद कौन सा प्रकरण शुरू होता है? कार्यम। उन्होंने पहला ही शब्द कहा है, जो पहली पंक्ति का आगे का चरण है। कार्यम धातु साम्यम यह उच्चते। इस कारण का जो आगे का प्रकरण है, वो कार्य प्रकरण है। और कार्य कारण भाव में अगर कारण हो, तो कार्य भी होना ही चाहिए। तो कार्य क्या है यहाँ पे? धातु साम्यम यह उच्चते। यह मतलब यहाँ पे, हियर, यहाँ पे कहाँ पे? तो आयुर्वेद में। मतलब ये जो कारण है, इनका आयुर्वेद में जो कार्य है, वो धातु साम्य है। ऐसा क्यों कहा है उन्होंने? क्योंकि हमने अभी अभी इस सत्र की शुरुआत में देखा था कि द्रव्य, गुणकर्म, सामान्य विशेष, समवाय, ये सारे जो पदार्थ है, वो तो अन्य शास्त्रों में भी उपयोग में लाए जाते हैं। वैशेषिक दर्शन में तो इनका बहुत ज्यादा वर्णन है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये आयुर्वेद में ही उपयोग में आते हैं। आयुर्वेद तो मात्र एक शास्त्र है बहुत सारे शास्त्रों में से। इसका अर्थ है कि ये जो षड्विध कारण है, ये आयुर्वेद में हमें किसी विशिष्ट प्रयोजन से उपयोग में लाने हैं, लेकिन इनका जो एप्लीकेशन है, वो शरीर के बाहर, सृष्टि में भी, हर जगह पे है। तो ये जो कारण है, इनके अलग अलग कार्य कौन से देखे हमने अभी तक? देखो, सामान्य का हमने क्या कारण देखा, कार्य देखा? वृद्धि करना, एकत्व करना। हमने विशेष का कार्य क्या देखा? ह्रास करना, टू रिड्यूस समथिंग, टू डिक्रीज, या पृथकत्व, टू डिफरेंशिएट, टू सेपरेट। समवाय, हमने समवाय भी देखा। समवाय मतलब क्या? अपृथक भाव, मेलन, एक साथ रहना, टू स्टे टुगेदर। द्रव्य, गुण, ये भी हमने देखा कि द्रव्य गुण क्या करते हैं? वो सजातीय, खुद जैसे अन्य कार्य स्वरूप द्रव्य को
अन्य कार्य स्वरूप गुण को उत्पन्न करते हैं। कर्म हमने अभी अभी देखा कि संयोग विभाग ये कर्म का क्या है, कार्य है। तो ये सारे सामान्य विशेष समवाय द्रव्य गुण कर्म इन कारणों के ये कार्य हुए, लेकिन ये कार्य ये हमें हमारे आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में धातु साम्य अचीव करने के लिए उपयोग में लाने हैं। तो यहाँ पे कार्य का जो एक शेड है अर्थ की, वो ये भी है कि व्हाट वी शुड बी डूइंग विद द यूसेज ऑफ दिस षड्विध कारण, हमें इन 6 कारणों से क्या अचीव करना है, वो भी इसका अर्थ कार्य का यहाँ पे होता है। तो इस षड्विध कारणों से हमें अल्टीमेटली धातु साम्य अचीव करना है। जो सामान्य का होगा, जो विशेष का जो कार्य है, जो भी सबके इनके कार्य है, इनके बहुत अलग अलग एप्लीकेशन हो सकते हैं इस सृष्टि में, राइट फ्रॉम इंजीनियरिंग, राइट फ्रॉम ज्योतिष अप टिल आयुर्वेद। आयुर्वेद में हमें इस कारणों का उपयोग धातु साम्य को अचीव करने के लिए करना है, और इसलिए उन्होंने यहाँ पे इह इस शब्द का उपयोग किया है। इह यानी यहाँ पे आयुर्वेद में इन कारणों का कार्य है धातु साम्य। तो इसीलिए यहां से आगे धातु साम्य इस कार्य के बारे में वर्णन शुरू होता है, और इसके आगे जो भी पहले अध्याय में आगे के बहुत सारे सूत्र है, उनका जो प्रकरण है वो कार्य प्रकरण है। उस कार्य प्रकरण की शुरुआत हम हमारे आगे के सत्र में करेंगे। तो यहाँ पे आज मेरा जो हमारा जो वाचन है, जो अध्यापन है, वो पूर्ण हुआ है। अगर किसी को कोई आशंका हो, कोई डाउट हो, तो आप पूछ सकते हैं। अगर कोई आशंका नहीं है या कोई डाउट नहीं है, तो फिर हमारा सत्र हम अभी आज पूर्ण करेंगे, और हम आगे के सत्र में जो पहले अध्याय का जो कार्य प्रकरण है, उसको हम देखना शुरू करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।